7th क्लास चैप्टर 1 जोग्राफी पेज नंबर 65। उसका 65 पेज नंबर का, जिसमें अपने अपन ने देखा था कि लेथोस्फीयर मतलब स्थलमंडल में कितने तरह के वो कितने प्रकार का होता है स्थलमंडल जो कि हमने पहला पॉइंट है और कंटिनेंटल क्रस्ट मतलब महाद्वीपीय जो परत होती है वो किससे मिलकर बनती है। महाद्वीपीय परत जो कि हम ग्रेनिक चट्टानों से, सिलिकाओं से या जो एल्यूमिनियम जो पदार्थ होते हैं इसमें बहुत अधिक मात्रा में जो पाए जाते हैं। सियाल की जो परतें होती है जो पठारों के ऊपर या नीचे पाई जाती हैं। अगर हम भौगोलिक तौर पे देखें या जोग्राफिकल तौर पे देखें तो ये पृथ्वी की ऊपरी परत को भी क्रस्ट कहा जाता है। ये चट्टानों के आमतौर पर हम देखते हैं कि यह हल्के रंग की होती है और ये परत करीब 35 किलोमीटर की औसत तक गहराई, मतलब इतनी 35 किलोमीटर तक की गहराई लिए मोटी होती है। लेकिन ये पहाड़ों के नीचे ज़्यादा होती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ जाती है, तो 60 से 70 किलोमीटर तक ये पृथ्वी की जो परत रहती है वो मोटी होती है जिस पर मिट्टी बनी रहती है। इसके बाद हम आता है दूसरा अपना ओशनिक क्रस्ट में हम देखते हैं ये महाद्वीपीय जो रहते हैं, जो महाद्वीप बनते हैं, कैसे बनते हैं महाद्वीपीय, जिसमें सिलिका और मैग्नीज की भरपूर चट्टानें शामिल होती है, जिसको सीमा के नाम से हम जिसको जानते हैं या कहते हैं। ये क्रस्ट जिस पर महासागर खड़े होते हैं, पृथ्वी का ये क्रिस्टल हिस्सा महाद्वीप के नीचे केवल 4 से 7 किलोमीटर मोटा होता है। मतलब ये जैसे कि अपन ने देखा था कंटिनेंटल क्रस्ट महाद्वीप में ये 60 से 70 किलोमीटर तक मोटा रहता है, परंतु महाद्वीप में ये 4 से 7 किलोमीटर तक ही मोटा रहता है। यह और लेथोस्फीयर में हम देखते हैं कि इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक कंटिनेंटल क्रस्ट और दूसरा रहता है ओशनिक क्रस्ट, जिसमें ये परंतु इसके अंदर कोई मिट्टी नहीं रहती है, मोटा जरूर रहता है। जो क्रिस्टल क्रस्ट महासागर की जो परत होती है, जैसे मनुष्य की जो गतिविधियाँ होती हैं या जो मनुष्य के द्वारा मूवमेंट की जाती है आदान प्रदान करने की, जैसे कृषि के लिए मिट्टी बनाना, तो ये जीवाश्म ईंधन सहित खनिजों के स्रोत होता है। ये भी मनुष्य के लिए संसाधन के रूप में आता है, परंतु ये सब मनुष्य के लिए ही होता है। मनुष्य इनकी खुदाई करके खदानों से इसके जीवाश्म निकालते हैं। और उसके बाद आता है वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर। जैसे मैंने कि आपको पहले बताया था कि अपने पृथ्वी पे डिमोन्स कितने प्रकार के होते हैं, 4 तरह के होते हैं, लेथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। अपन ने अभी लेथोस्फीयर पढ़ा। लेथोस्फीयर में 2 पॉइंट पढ़े, कंटिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। कंटिनेंटल क्रस्ट में हम भूतल को पढ़ते हैं जिसमें कठोर हिस्सा होता है। ओशनिक क्रस्ट मतलब महाद्वीपी, जहाँ पर पानी की मात्रा पाई जाती है। पृथ्वी की मोटाई कितनी होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण पृथ्वी के चारों ओर से वायु के पतले जैसे जो पूरी वायुमंडल पृथ्वी को, जैसे अपन कंबल से कोई चीज़ को ढाक लेते हैं, ऐसे ही पृथ्वी को पूरा वायुमंडल ने ढाक रखा है। और इसमें परत होती है जो प्राकृतिक रूप से गतिशील होती है। जैसे कि अपन देखते हैं कि वायुमंडल में गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में 2 मुख्य गैसें हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और ये दोनों पृथ्वी पे जीवन के लिए उपयोगी हैं। जीवित चीज़ों के लिए हम जो सांस लेते हैं तो वो होती है सबसे मेन ऑक्सीजन, जो कि सभी जीवित वस्तुएं ऑक्सीजन पर निर्भर करती हैं और विकास के लिए सांस लेते और ये विकास करती है। वातावरण में किसी भी चीज़ को ख़त्म करने में जिसकी मदद करती है, जिसके द्वारा मिट्टी का, और नाइट्रोजन गैस है जो किसी भी चीज़ को ख़त्म करने में मदद करती है और जिसके द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। और जैसे जब पानी गिरता है तो भूमि पर जितना भी पानी उपलब्ध कराती है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस मिलके ही पानी उपलब्ध
कराती है। इसके हम आगे देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो पॉइंट है ये कौन कौन से हैं। वातावरण के जो जैसे हम एटमॉस्फेयर में जो तापमान देखते हैं या वजन देखते हैं, तो ये सब ये पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स या जैसे गुरुत्वाकर्षण जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण पावर के द्वारा होता है। और ये सब कार्य वायुमंडल में करते हैं। और पहला जैसे अपन पॉइंट देखते हैं कि पृथ्वी पर आंतरिक मलबे, मतलब जैसे पृथ्वी पे मलबा रहता है या गंदगी रहती, कूड़ा करकट रहता है, ऐसे अंतरिक्ष मलबे भी रहते हैं। और सूर्य कुछ हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। वायुमंडल में जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि पृथ्वी को वायुमंडल ने पूरी एक कम्बल की तरह से घेर रखा है, परंतु उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर जो अंतरिक्ष मलबे रहते हैं वो पृथ्वी पर नहीं आ पाते और उसको कवर करके रखते हैं। और सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें, जो कि अल्ट्रावायलेट किरणें जो रहती हैं, ये सूरज की डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं आती, जिसके कारण, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें जो रहती हैं वो मनुष्य को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो जिससे भी हमारी सुरक्षा करता है वायुमंडल। ये दूसरा पॉइंट है। पृथ्वी जब गर्म और ठंडी कैसे करती है, वायुमंडल ही एक ऐसा गतिशील, जो कि मैंने बताया कि वायुमंडल की जो परत होती है वो गतिशील होती है, वो पृथ्वी को अधिक गर्म भी नहीं होने देती और अधिक ठंडा भी नहीं होने देती, क्योंकि जब सूर्य पृथ्वी के अधिक पास आता है तो गर्मी पड़ती है, तो वो वायुमंडल ही होता है जो पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पर जो वर्षा होती है या बर्फबारी होती है, इसके लिए भी जिम्मेदार होता है वायुमंडल। ये और फिर जो अपन चौथा पॉइंट है कि अपन जब किस पेड़ पक्षी हैं, मनुष्य हैं या और भी मानव के द्वारा बनाई गई वस्तु हैं जिनकी आवाज़ आती है, तो ये आवाज़ वातावरण में ध्वनि उत्पन्न करती है, जिसमें हमें सुनने की सक्षम बनाती है। क्योंकि जब अपन उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि हम कोई चीज़ को अगर एक बार साउंड में करते हैं तो वो वापस रिपीट होती है और सुनते हैं। जैसे खेल में बच्चे किसी डिब्बे में आवाज़ निकालते हैं तो वो वापस वो आवाज़ बहुत तेज़ी से हमें दोबारा रिपीट सुनाई देती। तो इसी तरह से वायुमंडल में जो परत बनी है वो भी हमें ध्वनि सुनने में सक्षम करती है। उसके बाद आता है पांचवा पॉइंट, वायु की गति। पृथ्वी पर वायुमंडलीय जो गति करता है या सर्कल में घूमता है, जो हवा घूमती है पृथ्वी पे चारों ओर, तो उसको वायु की गति या वायुमंडलीय गति कहा जाता है। तो इसका हम देखते हैं कि वायुमंडल में जो कई और भी कार्य करते हैं, जैसे मौसम का परिवर्तन होना, वायुमंडल का परिवर्तन होना। कुछ परिवर्तन मनुष्य द्वारा भी होते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वायुमंडल को बहुत अधिक नुकसान होता है। पृथ्वी के चारों ओर की हवा जो होती है वो इस पृथ्वी परत की रक्षा करने में हमारा ये जो परत होती है, ये ओजोन परत के नाम से हम इसको जानते हैं। और मनुष्य के ज़्यादा इंटरफेयर के कारण ये परत बहुत पतली होती जाती है। और कंडीशन तो ये है कि ओजोन परत में जो कुछ छिद्र हो गए हैं, जिसके कारण हमें ये जैसे सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें, मैंने आपको बताया कि सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें हैं जो कि मनुष्य के शरीर को नुकसान पहुंचाती है, वो भी अधिक मात्रा में, जिससे हमें कैंसर की या चर्म और भी शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं अपना हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में एक से हाइड्रोस्फीयर में जो पानी, मतलब जलीय मंडल। हाइड्रोस्फीयर अभी तक न पढ़ने था, लिथोस्फीयर पढ़ा था, लिथोस्फीयर के बाद पढ़ा था अपन ने एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बाद अपन पढ़ेंगे
हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब जलीय मंडल। पृथ्वी पे जो जल होता है, ये जो समुद्र, झीलों और नहरों में ये जो पानी होता है, ये सब जल मंडल के अंतर्गत आता है। और पृथ्वी के नीचे जो पानी जमा रहता है वो भी हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत ये आता है, क्योंकि पानी का 71% जो पानी है वो ज़मीन पे जो है वो सभी हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आता है। और थोड़ी मात्रा में जो पानी वायुमंडल में मौजूद है और वो भी जलमंडल के अंतर्गत, क्योंकि ये भी एक पानी का हिस्सा है, इसलिए वो वातावरण को जीवन जीने के लिए उपयोगी बनाता है। और एक इसकी निश्चित एक गहराई और महासागरों में ये जो जल का एक हिस्सा है, ये निश्चित मात्रा में महासागरों और महाद्वीपों में मौजूद है, जहाँ पे सूरज की रोशनी पहुँच सकती है। पानी सभी रूप से हमें देखा जाए तो पानी हमें सभी तरह से उपयोगी होता है। और जल की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये सब हमें फ्रेश वाटर के द्वारा ही ये उपलब्ध होता है, ताज़े पानी के रूप में। और जैसे सॉलिड को हम देखते हैं आइस के रूप में, लिक्विड को देखते हैं हम पानी के रूप में जो पीने, और गैस के रूप में हम पानी को देखते हैं जब गैस की भाप बनती है। तो इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि पानी की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। इन तीनों अवस्था में पहला आपका सॉलिड देख लिया, दूसरा अपना लिक्विड देख लिया, तीसरा हो गया अपना गैसीय। तो ये तीनों अवस्थाओं में पानी हमारे पूरे वातावरण में सम्मिलित होता है, क्योंकि हम हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल के बिना जीना संभव नहीं है। पहला पॉइंट अगर देखते हैं तो जैसे महाद्वीपों के लिए ये लिंक करता है या प्रदान करता है कोई चीज़ को, पृथ्वी पर पानी कैसा होता है। दूसरा, हम भूमि पर जब देखते हैं कि भूमि पर जब वर्षा होती है या बर्फ़ गिरती है तो अधिकांश पानी महासागरों से आता है, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि वाटर रिसाइकलिंग के द्वारा जब क्लाउड्स बनते हैं और ये पानी वापस बरसता है, तो ये सब, ये वर्षा जब अधिक होती है तो अधिकांश पानी कहाँ जाता है, महासागरों में से ही उड़कर क्लाउड्स बनाते हैं, और ये सभी जलधाराएं नदियों, झीलों और ज़मीन के अंदर संग्रहित हो जाता है और वर्षा में ये अपने उपलब्ध हो जाता है। तीसरा, हम देखते हैं कि महासागरों में हमें खनिज पदार्थ जो प्रदान करता है, ये जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, ये सभी हमें इस रूप में प्राप्त होते हैं। जब ओशनिक महासागर हमें भोजन, मिनरल्स, खनिज तेल, गैस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जलीय मंडल से प्राप्त होती हैं। जलमंडल के जो एक क्रिया करता है या उसका जो गतिविधि करता है, तो उसका क्षेत्र जो होता है ये उपयोगी होता है और ये तीनों प्रकार से विस्तृत करता है। इसके बाद आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर पृथ्वी की भीतरी भाग को या आंतरिक भाग को हम कहते हैं, और जो वायुमंडल से कई हजारों किलोमीटर के ऊपर तक है। हालांकि जीवन के लिए वायुमंडल के साथ साथ पृथ्वी के आंतरिक मंडल का भी होना बहुत अधिक ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य तभी जीवित हो सकता है जब हमारे ये तीनों स्फीयर मौजूद होते हैं, तभी मनुष्य या सजीव चीज़ों का रहना बहुत ज़रूरी होती है। अब मेरा वीडियो इससे ज़्यादा मैं बड़ा नहीं कर सकती, तो इसका पैराग्राफ अपन कल पढ़ेंगे।